नमस्कार। आज बहुत समय बाद फिर दोबारा से इस वार्ता कार्यक्रम में हम आपके सम्मुख हैं और जैसा आनंद जी ने बताया कि किस प्रकार से आईएनओ पूरे देश में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए पूरी लगन से मेहनत से काम कर रहा है और वो सब मेहनत और लगन आप लोगों के सहयोग के कारण ही संभव हो पा रही है। आज का विषय थोड़ा सा अलग हटके है। अलग हटके मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि हम सभी जानते हैं हमारे भारत में, अपने देश में ऋतुएं 6 प्रकार की मानी गई हैं। 6 ऋतुएं, उसमें से जो एक ऋतु है वर्षा ऋतु, वो ऋतु एक साथ पूरे देश में एक साथ चलती है। बाकी आप देखेंगे जिस समय यहाँ पे बहुत भयंकर सर्दी होती है तो साउथ इंडिया में गर्मी हो रही होती है। इसी प्रकार से गर्मी और सर्दी, ये 3 मौसम, सर्दी गर्मी बरसात, ऐसा माना गया है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, सर्दी गर्मी और बरसात। लेकिन भारतीय कैलेंडर क्या बोलता है, यानी भारतीय पंचांग क्या बोलता है? भारतीय पंचांग बोलता है कि हमारे यहाँ पे 6 ऋतुएं हैं और उसमें से जो सबसे बोलेंगे परेशान करने वाली ऋतु वो है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में सबसे अधिक परेशानियां क्या क्या होती हैं, क्योंकि इस समय सूर्य निकलता नहीं है, उसकी ताप नहीं होता और ऐसे समय में बैक्टीरिया वायरस इनको पनपने का मौका मिलता है और जब ये बैक्टीरिया वायरस फैलता है तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? उसका प्रभाव पड़ता है हमारे घरों में, हमारे शरीर में, हमारे भोजन में। तो हमें इन तीनों चीज़ों का समावेश करना है, इनको ठीक करना है। तो ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मौसम में होने वाली बीमारियां। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मौसम में जो बीमारियां हैं, वर्षा ऋतु में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। आप सभी जानते भी हैं इसको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा। सबसे पहले नमी जो होती है, यानी इस समय मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और मॉइस्चर के कारण आप देखते हैं फंगल इन्फेक्शन यानी स्किन डिजीज यानी चर्म रोग वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पसीना आता है, पसीना पूरा ढंग से सूख नहीं पाता, उसके कारण खुजली, फोड़े फुंसी, एलर्जी, ये सब प्रॉब्लम होती है। और कई बार देखा गया कि लोगों की आंखों में भी इन्फेक्शन होता है, आंखें दुखने आ जाती हैं। पहला ये होगा इन्फेक्शन अपना स्किन डिजीज का। दूसरा, इस मौसम में चूंकि ना तो गर्मी है ना सर्दी है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो कौन सी बीमारियां होती हैं? गले में खराश, जुखाम, बुखार, उल्टियाँ, दस्त, पेट में दर्द, ये एक कॉमन बीमारी है। और आप लोग पिछले कई सालों का ऐसा देखने में आया है कि हर वर्ष कुछ विशेष क्षेत्र हैं अपने भारत में जहाँ पे मलेरिया बहुत अधिक ज़्यादा संख्या में होता है। वो तराई क्षेत्र हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है, वहाँ मच्छर पैदा होता है, तो वहाँ पे मलेरिया ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मलेरिया के साथ साथ डेंगू अपने आप में एक ऐसी महामारी बन गई है जिसमें शहरी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होते हैं, गांव की अपेक्षा शहरी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए उससे बचने के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा उसके लिए क्या करना है। और इन बीमारियों के लिए हम लगातार हम क्या करते हैं कि डॉक्टरों के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, मेडिसिन लेंगे इन्फेक्शन के लिए, पेट के लिए, उल्टी के लिए, दस्त के लिए और फंगल इन्फेक्शन के लिए। लेकिन हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने हमें समय समय पर बताया कि यदि आपने ऋतु परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को बदला, आपकी दिनचर्या, आपका भोजन और आपके विचार, इनको यदि आप बदलते हैं तो आप प्रत्येक ऋतु में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले
आहार के विषय में बात करेंगे, रोग हो गए, आहार के विषय में बात करेंगे। आहार में हम अपने आहार में परिवर्तन कर लें तो इन बीमारियों से हम बहुत हद तक बच सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बीमारी के बारे में चर्चा और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार हमारे साथ में अनेक पिछले अप्रैल से जुड़े हुए वार्ता कार्यक्रम के माध्यम से आपने वार्ता 1 देखा, वार्ता 2 देखा और ये वार्ता 3 आज से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए आप सबका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना समय अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ करने के लिए कार्यक्रम आप लगातार देख रहे हैं और अपने और भी मित्रों को, सगे संबंधियों को इसके बारे में भेजते रहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आहार की, जो कि इस समय हमारी पाचन क्रिया, जिसे हम मंदाग्नि बोलते हैं, वो कम हो जाती है। यानी हमारा भोजन पाचन क्रिया कम हो जाती है, भोजन ढंग से पच नहीं पाता। तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहले आपको अपने भोजन में से कुछ विशेष जो खाद्य पदार्थ हैं उनको हटाना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे हैं कि क्या हटाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। हमारे भोजन में ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी जानवरों से मिलने वाला जो भी खाद्य पदार्थ है उसे आपने बिल्कुल बंद करना है, वो नहीं लेना आपने। कौन सा नहीं लेना? जैसे दूध या दूध से बने पदार्थ, जिसमें आपका छाछ है, दही है, ये आपको नहीं लेना, और दूध नहीं लेना। अभी लगता है कि यार दूध को क्यों मना कर दिया, बिना दूध के तो हम रह नहीं पाते। अगर दूध नहीं पिएंगे रात में तो सुबह पेट साफ नहीं होगा। दूध नहीं लेंगे तो कैल्शियम की पूर्ति कैसे होगी? उसका मैं अल्टरनेटिव बताता हूँ आपको। उसकी जगह पे, दूध की जगह पे आप क्या ले सकते हैं? दूध के स्थान पर एक नारियल आता है जो हम नवरात्रों में भोजन में रखते हैं, हरा नारियल, जिसके अंदर पानी होता है। एक नारियल है जो पानी, कोकोनट वाटर जो पीते हैं वो वाला नहीं, जो सूखा नारियल होता है, जटा वाला नारियल होता है, जिसको फोड़ने पर अंदर से थोड़ा सा पानी निकलता है और गरी निकलती है, गरी। तो वो आप उस नारियल का आपने यूज करना है। तो जो भी दूध में जो तत्व हैं जो आप चाहते हैं कि दूध की से जो मिलने वाले तत्व में आपकी शक्ति कमजोर ना हो, वो आप नारियल ले सकते हैं। दूध नहीं लेना, दही नहीं लेना, छाछ मट्ठा नहीं लेना, क्योंकि ये आपके पाचन क्रिया को मंद करेंगे, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो क्या लेना है? नारियल लेना, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट का पार्ट हो गया एक दूध। दूसरा, आप लोग जानते हैं कि अभी जो ये सावन का महीना चल रहा है, इसे हम बोलते हैं सावन महोत्सव बोलते हैं। सावन का महीना चल रहा है। सावन में मांस पूरी तरह से प्रतिबंध होता है, मांस को नहीं लेना। जो लोग मांसाहारी हैं उनको थोड़ा सा खराब भी लगेगा, लेकिन ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप मांस को नहीं लें। मांस को नहीं लेने का कारण बताया गया है उसके पीछे कि इस समय सबसे अधिक संख्या में बैक्टीरिया और वायरस इस समय होता है, और वो वायरस सीधा मांस पे असर डालता है, और उसके कारण जो बीमारियां हैं वो आप सभी जानते हैं। फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त और आंतों का इन्फेक्शन, जो कई बार कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए मांस बिल्कुल नहीं लेना। यानी एनिमल प्रोडक्ट में आपका दूध, दही, छाछ हो गया और साथ में मांस हो गया। अब और क्या नहीं लेना? बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन, और हम लोग फ्राइड करते हैं, नाश्ते में पराठे लेते हैं, पूड़ी पकवान लेते हैं, वो इसमें नहीं लेना। ये अभी अवॉइड करना है। आने वाले समय में जैसे ये वर्षा ऋतु निकल जाती है उसके बाद आप ले सकते हैं, अभी तो नहीं लेना, ठीक है। दूसरा, आप जो भी भोजन बनाते हैं उस भोजन में अजवाइन, अदरक और हींग, मैं दोबारा रिपीट करूंगा इसको, आपके भोजन में अजवाइन, अदरक और हींग
बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये कैसे ले सकते हैं। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि अभी तो क्योंकि हम जवाब ज़्यादा दे नहीं पाएंगे, समय का थोड़ा अभाव होता है, आप लोग हमारे नंबर में आपको नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहेंगे। आपके भोजन में अजवाइन, अदरक और हींग और हल्दी, ये 4 चीज़ों का समावेश रहना चाहिए। दालचीनी, लौंग और धनिया। धनिया 2 तरह से, एक सूखा धनिया और एक हरा धनिया। ये जब चीज़ें आप अपने भोजन में लेंगे तो वो भोजन आपका औषधि का काम करेगा, यानी आपको इस समय जो परेशानियां पेट संबंधी होने वाली हैं वो नहीं होंगी। और बहुत जल्दी जल्दी कुछ लोगों को देखा गया है कि बरसात के मौसम में जुखाम, अक्सर जुखाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उससे आप बचे रहेंगे। तो ये भोजन का दूसरा पार्ट हो गया। अब इस मौसम में जो सब्जियां आती हैं, सब्जी बहुत सारी आती हैं, लेकिन मैं कुछ विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको कि हरी पत्तेदार सब्जियां वर्षा ऋतु में नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि उस पे इस समय वर्षा के मौसम में अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव रहते हैं। यदि ढंग से सब्जियां साफ नहीं हुई तो पेट में जाके आपको दिक्कत करेगा। क्या ले सकते हैं? कौन सी सब्जी ले सकते हैं? सब्जी में आपके तोरी, परवल, करेला, ये आप, और लौकी, घिया, अलग भाषा बोलते हैं, कोई लौकी बोलते हैं, कोई घिया बोलते हैं, कोई दूधी बोलते हैं। तो ये आप ले सकते हैं, इस मौसम में ले सकते हैं। और दालों की बात मैं करना चाहूँगा। दालों में विशेष तौर पर आपका राजमा, चना, लोबिया, इसको अवॉइड करना है। अरहर की दाल, उड़द की दाल, काली मसूर की दाल, इसको थोड़ा सा कम, जितना कम हो सके कम करें। आपको लेना है तो आप मूंग की दाल ले सकते हैं। मूंग की दाल को मूंग धुली, मूंग छिलका, मूंग साबुत, किसी भी रूप में ले सकते हैं, आपको बहुत फायदा करेगा। जो भी आप दाल बनाएंगे उसमें हींग, जीरा, इसका जरूर शौक लगाएं, साथ में अदरक भी दें और हल्दी भी दें। तो ये आपका भोजन आपका औषधि का काम करेगा और आपके स्वास्थ्य को बढ़िया करेगा। तो दालें हो गई और ये आपका सब्जियां हो गई। अब हम बात करते हैं फलों की। हम कौन सा फल खाएं? क्योंकि आज के समय के अंदर बहुत ज़्यादा हर मौसम में किसी भी मौसम के फल आपको मिल जाते हैं, और ये बिना मौसम के फलों को खाना यानी अपने स्वास्थ्य को खराब करना है, ऐसा मेरा मानना है। इस समय जो फल आते हैं, उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हम मान लीजिए बात करते हैं कश्मीर की, लेह की, लद्दाख की। वहाँ का भोजन, वहाँ का पहनावा और दक्षिण भारत यानी कन्याकुमारी, केरल, क्या एक जैसा हो सकता है क्या? एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आसाम और इधर गुजरात, क्या भोजन और पहनावा एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं। अगर हम सभी के लिए ऐसा बोलें कि आपने क्योंकि कश्मीर वाला भोजन आपने लेना है, दक्षिण भारतीय ने कश्मीर का भोजन लेना है, लेह लद्दाख का भोजन लेना है, क्या वो स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं। तो मेरा ऐसा कहना है कि चूँकि ये कार्यक्रम पूरे देश में जा रहा है, तो जो व्यक्ति जिस राज्य में रहता है, जिस जिले में रहता है, जहाँ उसका जन्म हुआ है, वो जहाँ रहता है, उस क्षेत्र के फल, सब्जियां, अनाज और तेल, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, जो व्यक्ति जहाँ जन्म हुआ उसका, जहाँ वो रहता है, उस क्षेत्र के उगने वाले फल, सब्जियां, अनाज और तेल उसके लिए बने हैं।
वो उसका सेवन करेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन यदि हम ये कहें एक उत्तर भारतीय से, यानी दिल्ली वालों से हम बोलें कि आपको साउथ इंडिया में जो भोजन बनता है उसमें किसका तेल का यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल यूज करते हैं, तो आपको नारियल के तेल का भरा हुआ भोजन लेना है, तो क्या आप खा पाएंगे? पहले तो खा नहीं पाएंगे, यानी खाए तो आपको कुछ ना कुछ विकार, तबीयत आपकी खराब हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से उत्तर भारत में हमारे यहाँ होता है सरसों का तेल और तिल का तेल। ये तेल अगर हम वहाँ देंगे उनको भोजन बनाने के लिए, तो क्या वो स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, उतना नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो भोजन जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसके हिसाब से बना हुआ है वही लेना चाहिए। तो मैं फलों की बात कर रहा था। फल इस समय आड़ू है, नाशपाती है, खुबानी है, जामुन है। जो फल इस समय मौसम हमें दे रहा है, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जो फल मौसम यानी प्रकृति हमें दे रही है, आपको उस फल का प्रयोग करना है आप जहाँ रहते हैं। ये फिर मैं रिपीट करूँगा, आप जिस स्थान पर रहते हैं आपको उन फलों का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी आसाम में रहते तो आसाम में जो भी आपके स्थानीय फल हैं, स्थानीय सब्जियां हैं, स्थानीय अनाज हैं, उनका आपने प्रयोग करना है। इसी प्रकार से मान लीजिए गुजरात में रहते हैं तो गुजरात वालों के लिए जो भी वहाँ स्थानीय फल, स्थानीय सब्जियां, उनका आपने प्रयोग करना है। वो आपको लाभ करेगा, बहुत लाभ करेगा। और इस मौसम में जो भी होता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए, कुदरत ने, प्रकृति ने हमें बनाया है, हमारा शरीर बनाया है, हमारे लिए उस भोजन की व्यवस्था भी करी है। तो व्यवस्था ऐसी करी कि आप जहाँ रहते हो वहीं का भोजन आपको लेना है। तो फल हो गया, सब्जियां हो गई। और अब हम आते हैं, यदि आप बीमार हो गए तो क्या करें? आपने अपना भोजन ठीक कर लिया, दिनचर्या, अभी भोजन से पहले एक बार दिनचर्या की बात भी कर लें, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और जो लोगों की दिनचर्या पूरी बिगड़ी हुई है। पिछले अप्रैल से देख लें तो आज जुलाई का ख़त्म होने जा रहा है। आज रविवार 26 जुलाई है और ये सब जुलाई ख़त्म हो के अगस्त स्टार्ट होने जा रहा है। तो यानी आप लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने होने जा रहे हैं। और इस पीरियड में लॉकडाउन के कारण लोगों की दिनचर्या पूरी बदल चुकी है। क्यों? जिस परिवार में छोटे बच्चे स्कूल जाते थे, सुबह उनको 6 बजे उठना पड़ता था, उनकी माताजी को उठना पड़ता था, पिताजी को स्कूल छोड़ने जाने के लिए उठना पड़ता था, वो क्रिया प्रक्रिया शांत हो गई है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई है। कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, उनकी पढ़ाई भी ऑनलाइन शुरू हो गई है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, उनका भी जो शेड्यूल था, दिनचर्या थी, पूरा बदल गया है। लेकिन वो धीरे धीरे वापस उस क्रिया पे आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बदल गया। और बदलने के कारण आप में कई सिम्टम ऐसे देखने को मिल रहे हैं। मैं विषय से थोड़ा सा हट के आप एक बात और करना चाहूँगा। बायोलॉजिकल क्लॉक के चेंज होने से होता क्या है कि आपकी जो दिनचर्या थी, आपकी आँख को सुबह अगर 5 बजे या 6 बजे आप उठते हैं, अभी आप 8 बजे उठना शुरू कर रहे हैं। रात को अगर आप 10-11 बजे सोते हैं, 11:30 सोते हैं, तो अभी आप 1:30 बजे तक आप केवल अपने मोबाइल फ़ोन पर लगे हुए हैं। और आज की डेट में इससे बेहतर और इससे बेकार कोई चीज़ नहीं है। हम अपना बहुत सा समय इस पर देकर अपना समय खराब करते हैं, अपनी आंखें खराब करते हैं, और साथ में ये हमारा जो सिस्टम है इसे खराब करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ये उनका स्कूल है, ये उनका बैंक है, घर के लिए बैंक है, यानी इसी से हम लोग सारा काम करते हैं। इसका प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि अभी देखने में आया, पिछले एक रिसर्च आई थी कि पिछले 3 महीने में मोबाइल यूज़ करने वाले की संख्या अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मोबाइल का डाटा यानी इंटरनेट का जो डाटा है उसको यूज़ करने वाले की संख्या
बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसके बढ़ने के कारण क्या है कि हम एक, क्योंकि समय पास करना है, या तो टीवी देखेंगे और या इस पे लगेंगे। इस पे लगेंगे तो हमारा एकाकीपन, अकेलापन हमें खाता है, और हम छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ होकर आपस में किसी ना किसी बात पे बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं। और ऐसे बहुत से कारण हैं, बहुत सी चीज़ देखने को मिली। बहुत से परिवारों में बच्चे, युवा वर्ग, मध्य आयु वर्ग और बुजुर्ग, मैं चारों की बात कर रहा हूँ, चारों किस्म के लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये आप ही जानते हैं। आप अपने आसपास निगाह दौड़ाइए, आपको लगेगा कि हाँ मेरे परिवार में कोई ऐसा है, आपको लगेगा नहीं नहीं मेरे पड़ोस में ऐसा है, आपको लगेगा नहीं नहीं मेरे रिश्तेदार में ऐसा हो रहा है, हाँ वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ झगड़े खामखा हो रहे हैं और डिप्रेशन का कारण बन रहे हैं। एक तो मोबाइल का यूज, दूसरा इस समय लोगों की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो चुकी है, रूटीन जो था वो नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ दिनचर्या की, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है, हम करेंगे तो इस पर बात करेंगे तो एक पूरा टॉपिक है ये भी कम से कम 1 घंटे का चाहिए। तो डिप्रेशन में आया तो उसको डिप्रेशन से कैसे बाहर निकालना है, ऐसे कई केस में टैकल कर चुका हूँ। माता जी थी 73 ईयर्स की, उनके साथ में 3 महीने से पूरा दिन घर में बैठे बैठे, क्योंकि बाहर निकलना मना है, 60 वर्ष से ऊपर की आयु को बाहर निकलना मना है। तो घर में व्यक्ति क्या करेगा, बुजुर्ग आदमी क्या करेगा, सारा दिन क्या करेगा, टीवी देखेगा। और टीवी में क्या देख रहा है, जो पूरे विश्व में चल रहा है, उसके कारण वो डिप्रेशन में आ गए। तो उनकी काउंसलिंग करी, उनके आहार में चेंज करा, उनका ब्लड शुगर बहुत हाई हो गया था, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, नींद आनी बंद हो गई थी, भूख लगनी बंद हो गई थी, चिड़चिड़ापन आ गया था। तो वो सारी चीज़ें अभी ठीक है, कंट्रोल में है। तो दिनचर्या ठीक करनी है आपको, अपनी दिनचर्या को सुधारें। सुबह उठने का समय, उठ के 1 घंटा अपने आप को देना है, अपने शरीर को देना है। क्योंकि यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आजकल इम्यूनिटी की बात बहुत चल रही है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहती है तो आप ये जुकाम, खांसी, बुखार इनसे बचे रह सकते हैं। लेकिन यदि इम्यूनिटी आपकी गड़बड़ रही तो बहुत जल्दी ये सब आपको लगने वाला है, लग जाएगा। लेकिन अब इनसे बचने के उपाय, मान लीजिए आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, तो अब क्या करें, घर में क्या करें। उससे पहले मैं जो उपाय बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और उसमें ऐड करना चाहूँगा। हम भारतीय घरों में परंपरा थी पहले यज्ञ करने की, प्रतिदिन यज्ञ करना है। यज्ञ के बहुत सारे तरीके थे और आज भी हैं, लेकिन अभी वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जिन परिवार में यज्ञ का नियम प्रतिदिन का है, वो परिवार को आप देखेंगे शारीरिक मानसिक रूप से पूरे स्वस्थ हैं। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ दिक्कत तो है। यज्ञ का इस मौसम में, वर्षा ऋतु में क्या महत्व है, मैं बात कर रहा हूँ यज्ञ की। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आपको यज्ञ करना है, कि आपको यज्ञ कुंड लेके आना है, कि आपको हवन सामग्री लेके आनी है, कि आपको इतना घी डालना है, कुछ नहीं, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। मैं उसको बहुत सरल करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ वर्षा ऋतु में होने वाले रोग और उनसे बचने का उपाय, ये बात कर रहा हूँ मैं। और बचने का उपाय भी वो करूँगा जो आपके घर में अवेलेबल है, यानी आपके रसोई में है, आपके पूजा के स्थान के अंदर है, वहीं से वो बात करूँगा, वो बताऊँगा आपको मैं। तो मैं इस समय जो कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर मतलब नमी बहुत ज़्यादा है, और नमी के कारण बैक्टीरिया वायरस बहुत ज़्यादा घर में होते हैं, छोटे छोटे चिपक जाते हैं, मच्छर भी बात देखते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या करना है आपने, संभव हो तो गाय के से बना हुआ उपला, गाय के गोबर से बना हुआ उपला, जिसे हम पंजाबी में कंडा बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में उपला बोलते हैं। गाय के गोबर से बना हुआ उपला, मैं भैंस की बात नहीं कर रहा, ना तो मैं भैंस की बात कर रहा, इसलिए भैंस के गोबर से बना हुआ उपला का यूज़ नहीं करना है। यदि मिलता है तो गाय के गोबर से बना हुआ उपले का प्रयोग करना है आपने। उसकी लगभग मात्रा ये मान लीजिए, इतना मान लीजिए गोलाई आपके हथेली के अंदर समा जाए, इतना बड़ा टुकड़ा, उसको किसी पात्र में लेके
कोई मिट्टी का पात्र हो, कोई स्टील का पात्र हो, उसमें रखना है। कपूर डालना है। आप नोट करते रहिए। वैसे तो ये वीडियो हमारे INO पेज पे आपको हमेशा मिलेगा। इसके बाद सीधा आपको हमारा INO का यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मिलेगा। उस पर उपले पर कपूर डालना है, लौंग डालनी है। ये आपके घर में मिल जाएगा, कपूर भी और लौंग भी। तीसरी चीज़ है हल्दी, सूखी हल्दी। सूखी हल्दी डालनी है, ठीक है। और गूगल और लोबान, यदि संभव हो मिलता है कहीं से, तो गूगल और लोबान थोड़ी सी मात्रा में डालना है। उसको जलाना है। जला के पूरे घर में उसका जो धुआं निकलना है उसको आपने पूरे घर में घुमाना है। अगर आप नियम से सुबह और शाम 2 समय अपने घर में कर लेते हैं, मैं आपको बहुत दावे से कह सकता हूँ, जुकाम, खांसी और बुखार जो मौसम में चलता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आपके घर का वातावरण बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, ठीक है। और बड़ी अच्छी सुगंध आती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है। और वातावरण सुगंधित होते ही पूरा सकारात्मक बनी, पूरा पॉजिटिव माहौल बन जाता है आपके घर का, और आपको अच्छा लगेगा। चलिए, मान लीजिए गाय का उपला आपको नहीं मिला, आप क्या करें? तो मिट्टी का बर्तन या कोई स्टील का बर्तन, उसमें प्रक्रिया वही करनी है। गाय का गुबला हट गया यहाँ से, अभी आपने कपूर, लौंग और 1 चुटकी या आधी चम्मच के करीब हल्दी प्लस गूगल और लोबान डाल के जलाना है। जलाने के बाद जो धुआं होना है उसको पूरे घर में आपने फैलाना है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि जैसे आपने ये धुनी करी, आपने धुआं करा, आपके घर से बहुत सुगंधित खुशबू आपके अड़ोस पड़ोस में जाएगी। आपके घर का वातावरण पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और टोटल नेगेटिव एनर्जी वो सब खत्म हो जाएगी। और इस प्रकार से ये सब होते होते आपको अच्छा लगेगा कि आपके घर का जो वातावरण है वो बहुत पॉजिटिव हो गया। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपको कि ऐसा करना यदि डेली संभव नहीं है, आप ध्यान से सुनेंगे इसको। यदि आपको लगता है कि हम डेली तो नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार, 2 बार नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 बार जरूर करना चाहिए आपको, क्योंकि ये इस बरसात के मौसम के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा। आप भी करें और आपके जो भी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी ऐसा सुझाव दें कि ऐसा हम करें, ठीक है। ये हो गया। अभी एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए साथियों कि ये जो मौसम है बरसात का, उत्तर भारत में ऐसा चलन है कि बरसात मतलब चाय पकौड़ा। तो चाय पकौड़ा मतलब एक कैजुअली कभी कभी लेते हैं, ऐसा एक यहाँ चलन है कि चलो बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, तो आज चाय पकौड़े हो जाए। तो चाय पकौड़ा ही नहीं लेना, इस मौसम में चाय पकौड़ा अवॉइड करना है, है ना। तो लेकिन चाय तो हम लगभग सभी लोग, अधिकांश लोग लेते हैं चाय, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे चाय लेते हैं। इस मौसम में चाय का थोड़ा स्वरूप आपको बदलना पड़ेगा। वो चाय यानी गर्म पेय, हॉट ड्रिंक, उसका थोड़ा रूप बदलना पड़ेगा आपको। वो कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा मन करता है कि हम कुछ गर्म लें, कुछ कंपनी के लिए हम देने के लिए, कंपनी देने के लिए गर्म कुछ लें, चाय है, कॉफ़ी है, ऐसा कुछ। और ऐसा होता है कि जैसे हम किसी के घर जाते हैं, वो हमें चाय सर्व करते हैं, कोई हमारे घर आता है, हम चाय सर्व करते हैं। ये एक हमारा भारतीय बोलते हैं हम लोग आतिथ्य बोलते हैं, अतिथि उनको स्वागत करने का एक तरीका ऐसा मानते हैं। लेकिन चाय का प्रयोग इस मौसम में आपको नहीं करना, उसकी जगह क्या लेना। अब मैं उसका अल्टरनेटिव आपको बताने जा रहा हूँ कि उसकी जगह आपको क्या लेना है, ठीक है। तो क्योंकि कुछ ना कुछ गर्म लेना है,
गरम पीना है तो गरम में क्या पीना है, देखिए आपके पास मैं 2-3 ऑप्शन देता हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको यूज करेंगे। गर्म पानी में अदरक, तुलसी, लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, दालचीनी, इसको बॉईल करके इसका आप ड्रिंक यानी एक चाय, एक प्रकार की चाय बन जाती है, इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, नींबू यानी लेमन, लेमन का यूज कर सकते हैं आप। लगभग 1 कप में आधा नींबू डाल के गर्म पानी में कि 1 कप में आधा नींबू डाल के उसको दिन में 3 बार 4 बार आप पी सकते हैं। एक ये चाय होगी। अब तो ये आपका मिक्सअप हो गया, मतलब आप चाहे तो वो चारों चीज़ें यानी दालचीनी, लौंग, अदरक और तुलसी, ये सब मिला के आप लौंग मिला के एक प्रकार से काढ़ा या चाय आपकी बन गई। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया केवल नींबू को आपने आधा नींबू को 1 कप पानी में डाल के पी लिया। अब नींबू की चाय अलग यानी लेमन टी अलग हो गया, ये सब मिक्सअप अलग हो गया। आप इसको अलग ढंग से भी कर सकते हैं। एक बहुत चलन की भाषा है कि हम लोग आज जिंजर टी पीते हैं, आज तुलसी टी पीते हैं, आज लेमन टी पीते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो सेपरेट केवल एक ही चीज़ है उसमें, यानी तुलसी टी पीनी है तो केवल तुलसी के पत्तों को बॉईल किया, उसको छान के पी लिया, वो आपकी तुलसी टी। दालचीनी को बॉईल किया, उसका पानी, गर्म पानी, हॉट ड्रिंक ले लिया, दैट इज दालचीनी की चाय हो गई। लेमन यानी गर्म पानी में नींबू डाल के पी लिया, वो लेमन टी हो गया। ऐसे ही अदरक यानी जिंजर टी, जिंजर अदरक को बॉईल किया पानी में, उसको पी लिया, दैट इज जिंजर टी। यानी इसको आप इसके कई रूप बना सकते हैं। अपने को खुश करने के लिए, सामने वाले खुश करने के लिए मैं आपको आज जिंजर टी पिलाता हूँ, मैं आपको आज लेमन टी पिलाता हूँ, मैं आपको आज तुलसी टी पिलाता हूँ। ऐसे उनको खुश करने के लिए या अपने को खुश होने के लिए आप ऐसा ही कर सकते हैं, या सबको मिक्स करके एक कॉकटेल बना सकते हैं। ये चूंकि चाय में हम लोग चीनी लेते हैं, लेकिन इस चाय में चीनी का यूज नहीं करना। चीनी से मुझे कुछ और भी याद आ रहा है और आपको भी कुछ याद आ रहा होगा। चीनी सेहत के लिए हानिकारक है और चीनी सामान देश के लिए हानिकारक है, यानी चीनी बंद, नो चीनी, चीनी नहीं लेना। इस मौसम में चीनी नहीं लेना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस मौसम में नहीं लेना। आगे भी ना लें तो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि चीनी के इतने साइड इफेक्ट्स हैं, अगर बताना शुरू करें तो लगभग आधा पौना घंटा इसी पे लग जाएगा। तो चीनी को नहीं लेना। चीनी के स्थान पर क्या लेना है, चीनी की जगह पे क्या लेना है, आपको हॉट ड्रिंक पीना है, यानी लेमन टी, जिंजर टी, तुलसी टी, वो सब टी पीना है आपको, तो उसको में कुछ मीठा तो करना पड़ेगा। अब मीठे करने के लिए आप क्या करेंगे, मीठे करने के लिए आप ऐसा करेंगे, आप शहद का यूज करेंगे, हनी। लेकिन उसकी भी एक शर्त है, शहद में बहुत बड़ा घालमेल चल रहा है, आप सब जानते हैं। प्योर हनी का मिलना मुश्किल है। यदि प्योर हनी मिलता है तो आपको शहद का यूज करना है। शहद इस मौसम में आपके लिए अमृत का काम करेगा, यदि वो प्योर है तो। अगर उसमें कुछ घालमेल है तो कोई फायदा नहीं है, नुकसान भी नहीं करेगा लेकिन फायदा भी नहीं करेगा। तो शहद का यूज करें। नंबर 1, मीठे के लिए बात कर रहा हूं मैं, यानी इसको मीठा करने के लिए, यानी आप जो ड्रिंक लेने जा रहे हैं उसको मीठा करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम शहद का यूज करेंगे। यदि शहद नहीं मिलता, मान लीजिए शहद आपको प्योर नहीं मिला या शहद अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, तो साथियों क्या करेंगे, इसके लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, जगरी का इस्तेमाल करेंगे, यानी गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। अब गुड़ में भी घालमेल, कौन सा गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाजार में जो गुड़ मिलते हैं उसको बहुत सुंदर बनाने के लिए, वाइट करने के लिए उसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं, इसलिए वो सुंदर लगता है, साफ सुंदर सफ़ेद गुड़ लगता है। नहीं लेना आपको।
आपको बिना मसाले वाले गुड़ का यूज़ करना है, ऐसा गुड़ जिसमें किसी प्रकार का केमिकल ना डला हो। और ये मैं जानता हूँ कि अपना भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं, ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं, कस्बे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आपको प्योर गुड़ मिल जाता है। यदि नहीं मिलता, अब मैं उस पर आ रहा हूँ कि यदि आपको ऐसा नहीं मिलता कि प्योर गुड़ हमें नहीं मिल रहा, हम ऐसे में क्या करें, तो आप एक नाम याद रखेंगे, बाबा रामदेव जी के पतंजलि स्टोर। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन एक प्योरिटी के हिसाब से एटलीस्ट वहाँ पे गुड़ प्योर मिलता है। तो आपने वो गुड़, प्योर गुड़ आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। तो वो ऐसा गुड़ का आपने इस्तेमाल करना है, उसको अपने जो आप ड्रिंक पी रहे हैं उसको लेने के लिए। और मैं इसमें एक और बात बोलना चाहूँगा कि नींबू आपको कम से कम 2, 3, 4 नींबू दिन में जरूर लेने हैं। यानी 12 घंटे में आपके शरीर में 2 से लेकर 4 नींबू जाने चाहिए। मैं नींबू की बात कर रहा हूँ मैं, और मेरे जो बोलने का, जो आपको बताने का मकसद होता है इतना है कि विटामिन सी की आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इस मौसम में विटामिन सी आपको ज़्यादा लेना है। और नींबू बहुत सर्वसुलभ है, हर जगह मिल जाता है नींबू आपको। आप नींबू ले सकते हैं पानी के रूप में, पानी में डाल के। और नींबू नहीं मिल पा रहा आपको, मान लीजिए नींबू नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसका ऑप्शन क्या है आपके पास, आप आंवले का यूज़ करें। और आंवला, मान लीजिए आपको ताज़ा आंवला नहीं मिल रहा, तो सूखे आंवले का यूज़ करें। सूखे आंवले को रात को 1 गिलास पानी में लगभग 3-4 छोटे पीस उसको आप भिगो दीजिए पानी के अंदर। सुबह उस पानी को छान के आप पी सकते हैं, ऐसे पी सकते हैं, या हल्का सा गर्म करके भी पी सकते हैं। आपको विटामिन सी मैक्सिमम आपको आंवले और नींबू से मिलेगा, जिसकी आज के वातावरण में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी विटामिन सी मिलने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टअप करती है। हम बोलते हैं कि कितने इम्यूनिटी के लिए हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। इम्यूनिटी अपने आप में आपके शरीर की रक्षा कवच के रूप में काम करता है। किसकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है, ये सबका अलग अलग शरीर के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे ये 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी प्रकार से हमारे सबके शरीर भी अलग अलग हैं। हमारे बॉडी के शरीर की सबकी रचना अलग अलग है। किसको कितना पानी पीना है, किसको कितना भोजन करना है, किसको कितनी देर घंटे सोना है, ये कोई डॉक्टर डिसाइड नहीं करता, ये कोई साइंटिस्ट डिसाइड नहीं करता। ये आपका शरीर है, वो आपको बताता है कि आपको कितने घंटे सोना है, आपको कितना भोजन करना है, कितना पानी पीना है। ये आपका शरीर आपको आभास कराता है। लेकिन आपने अपने शरीर की अगर बात को नहीं माना और आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो आप बीमार पड़ते हैं। तो पहला ये यहाँ पे विषय इसका नींबू का पूरा हो गया। यानी आपको हर्बल ड्रिंक के रूप में आपको क्या लेना है। अब मैं आ रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। विषय सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक विषय, एक ऐसा विषय जिसे हम रामबाण बोल सकते हैं। क्या है ये रामबाण? वो क्या है रामबाण साथी? वो है फास्टिंग, उपवास, व्रत। अब व्रत, फास्टिंग, उपवास के नाम को ध्यान में आते ही आपको कुछ और ध्यान में आता है। अच्छा, वो वाला व्रत क्या, जो सारा दिन कुछ ना खाओ, शाम को खूब दबा के खा लो, या दिन में कई बार भोजन नहीं करना, मतलब अनाज ना लेके हम कुछ और भी खा सकते हैं क्या? चाय, कुछ तला हुआ, कुछ व्रत के चिप्स ऐसा ले सकते हैं क्या? वो व्रत नहीं है, वो आपके शरीर के साथ में खिलवाड़ है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं व्रत के नाम पर। तो आप ऐसे व्रत ना करें। इससे बढ़िया कि आप व्रत ना रखें, उपवास ना करें, फास्ट ना करें। और क्योंकि फास्टिंग इज अ साइंटिफिक फेज। उपवास एक पूरा वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसको बहुत अच्छे ढंग से नेचुरोपैथी में समझाया गया है।
इसके विषय में आपको जानकारी और चाहिए तो किसी भी फास्टिंग को शुरू करना, फास्टिंग के बीच में चलना और फास्टिंग को समाप्त करना एक पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसीजर है। वो साइंटिफिक फास्ट बोलते हैं और नेचुरोपैथी में फास्टिंग को हम लोग रामबाण बोलते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियां केवल उपवास के द्वारा ही ठीक हो जाती हैं। अब इसके लिए कभी आपको अगर लॉन्ग फास्ट करना है तो किसी नेचुरोपैथ की शरण में जाएं, और आपको लगता है कि नेचुरोपैथ आपको कोई अच्छा नेचुरोपैथ आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगा। पहला, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी यानी CCRYN, जो जनकपुरी नई दिल्ली में जिसका हेड ऑफिस है। आप वहाँ आप गूगल पर सर्च करेंगे, वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर मिलेंगे। उन फ़ोन नंबर पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लॉन्ग फास्टिंग करने का यदि आपका मन है तो वहाँ से सलाह करेंगे, पहला। दूसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी यानी NIN पुणे, ये भी नाम आपको वेबसाइट पे गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ पे फ़ोन नंबर मिलेंगे। आप वहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी लॉन्ग फास्टिंग के विषय में, यानी कभी आपका फास्ट करने का मन है, 1 हफ्ते करना है, 10 दिन करना है, 15 दिन करना है, तो वहाँ पे आप उनसे बात करके उसको कर सकते हैं। तीसरा आ गया आपका आयुष मिनिस्ट्री। मान लीजिए आपको NIN भी नहीं मिलता, CCRYN भी नहीं मिलता, तो क्या करें? बहुत सिंपल नाम है। आजकल आयुष मिनिस्ट्री का नाम बहुत फेमस हो रहा है। कोविड के मामले में जो आयुष कार्ड के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंत्रालय, आयुष मंत्रालय द्वारा। तो आपको सिंपल आयुष मिनिस्ट्री लिखना है गूगल पे और आपको वहाँ सारे फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। उन फ़ोन नंबर पे जाकर आप किसी योग्य एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर की शरण में जाएं, उनसे बातचीत करें और उस फास्टिंग को शुरू करें। अब मैं फास्टिंग पे आता हूँ, फास्टिंग करनी कैसे। इस मौसम में एटलीस्ट 1 दिन का फास्ट आपको जरूर करना चाहिए। 1 दिन का फास्ट जरूर करना चाहिए। कैसे करना है उसका तरीका बताते हैं। मान लीजिए आज 26 तारीख है, आज रविवार है, आपको सोमवार को फास्ट रखना है, यानी कल फास्ट रखना है 27 तारीख के लिए। आपने क्या करना है, आपका ब्रेकफास्ट नॉर्मल, लंच नॉर्मल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रात का डिनर है दैट शुड बी सेमी सॉलिड, खिचड़ी है, दलिया है, सूप है, इस प्रकार का आपने ये लेना है, ठीक है। ये लेने के बाद अगले दिन यानी सोमवार को सुबह से लेकर और रात तक कोई सॉलिड आइटम नहीं लेना, ठीक है। यार तुम्हें तभी नहीं यार, सोमवार से आपने क्या लेना है, दिन भर फल, फ्रूट्स, जूस, सलाद, ये आपका सुबह यानी सोमवार की सुबह से लेकर और रात तक का ये आपके डाइट का चार्ट रहेगा। आपको केवल ये लेना है। आपने शुरुआत करी रविवार यानी आज रात से सेमी सॉलिड से, खिचड़ी या दलिया या सूप से। कल आपने सुबह से लेकर रात तक जूस, सूप और फ्रूट्स ये सब लिया आपने। अब मंगलवार की सुबह क्या करना आपने, जैसे आपने आज शुरू किया था आज रात को सेमी सॉलिड लेके, ऐसे मंगलवार का जो भोजन रहेगा वो आपका ऐसे रहेगा। आपने क्या लेना उसमें, खिचड़ी है, दलिया है, सूप है, इस टाइप का आइटम सुबह लेना। दिन में भोजन नॉर्मल ले सकते हैं, रात को भी नॉर्मल भोजन ले सकते हैं। एटलीस्ट इस मौसम में हफ्ते में 1 दिन का ये फास्ट जरूर करना चाहिए आपको, और ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, आपके शरीर में एनर्जी को बढ़ाएगा। और ऐसी इस फास्टिंग को अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, लगातार करते हैं अपने जीवन में, इसका अपने जीवन का एक पार्ट बना लेते हैं, तो आप देखेंगे आपके जो काम करने की शक्ति है, शारीरिक और मानसिक शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। आपका वजन जो बढ़ा हुआ है, एक्सेस है, वो भी अपने आप 2, 3, 4 किलो करते करते कम होना शुरू हो जाएगा। यानी इस बॉडी का एक्सेस फैट कम होना शुरू हो जाएगा। ये फास्टिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको करना चाहिए।
लेकिन अभी फास्टिंग से कुछ मुझे ध्यान में आ रहा है, हम हमारे दिमाग में जो फास्टिंग की जो सिस्टम, हम क्या समझते हैं कि नवरात्र में फास्ट रखते हैं, 9 दिन फास्ट रखते हैं या 1 दिन फास्ट रखते हैं। उस समय की क्रिया को आप देखेंगे, याद करेंगे, कुछ लोगों के घरों में या कुछ लोग इस प्रकार से करते हैं। जो मैं देखता हूँ, मैं वो आपको चर्चा कर रहा हूँ, शायद आपको भी ध्यान में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फास्टिंग है, मान लीजिए आज से फास्टिंग शुरू हो गया, तो आज सुबह चाय ले लिया, फिर 11-12 बजे थोड़ा सा व्रत के चिप्स को थोड़ा फ्राई किया, फिर चाय ले लिया। दिन में 2-3 बजे करीब थोड़ा सा आलू, बॉइल्ड आलू या उसको फ्राई कर लिया, वो ले लिया। और शाम को फिर कोटो का आटा और ये सब मिलाकर तल करके पूड़ी वूड़ी बना के वो ले लिया। एक ये। दूसरा, एक फैशन बन गया है फास्टिंग में। आजकल आप देखते हैं, बस शहरी क्षेत्र में मैं देखता हूँ, जो शहरों में जैसा रेस्टोरेंट में व्रत की थाली ऐसा आपको लिखा हुआ दिखेगा। जिस समय नवरात्र चलते हैं, चाहे ये बस चैत के नवरात्र हों या ये शारदीय नवरात्र हो, उस समय आपको देखने को मिलेगा रेस्टोरेंट के बाहर में लिखा होता है व्रत की थाली। यानी उस व्रत को आपने सजा के एक सुंदर सा आपने बना दिया, और आपकी थाली में 10-12 आइटम होते हैं। यानी दिन भर आपने भूखे और शाम को भरपेट खा लिया, तो व्रत नहीं रहा, वो आपको नुकसान करता है। एक फैशन ना बनाएं। व्रत आपकी शारीरिक और मानसिक रूप के लिए, मानसिक शक्ति के लिए बहुत बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी है और बहुत लाभदायक है। अपने जीवन में फास्टिंग को ज़रूर अपनाएं। हमारे हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में रोज़ा बोलते हैं, और अपने हिंदू धर्म में तो व्रत तो बहुत व्रत हैं। मंगलवार का, वीरवार का, सोमवार का, नवरात्रों का, सावन का व्रत ही व्रत है। व्रत का विधान यानी उपवास का विधान है, क्योंकि किस मौसम में हमें कब भोजन करना है, क्या करना है, कौन सा भोजन करना है, कौन सा नहीं करना है, ये पूरा बताया गया है। ये हमें करना चाहिए। अब व्रत का हो गया, उपवास का हो गया, और अब एक और महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। कुछ जैसे मान लीजिए किसी को पेट में दर्द है, उल्टियाँ भी आ रही हैं और लूज मोशन में दस्त भी लगे हुए हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? इमरजेंसी के लिए ऐसा क्या करें जो हमें, क्योंकि इस मौसम में ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि जिस समय आपने कहीं से कुछ बाहर से भोजन ले लिया, कुछ खा लिया, या कुछ ज़्यादा खा गए, अपने घर में बना हुआ कुछ तला हुआ कुछ ज़्यादा खा गए, तो आपको उस समय क्या होता है? उल्टियाँ लग जाती हैं। अचानक पेट में दर्द शुरू होता है, अचानक लूज मोशन लग जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग हो गया। अब क्या करें? डॉक्टर नहीं है इस समय घर में, रात में, अब क्या करें? तो कुछ घर में ही आपके, क्योंकि आपके किचन अपने आप में एक औषधालय होती है। हमारे घर में किचन है, किचन में सब कुछ मिलता है, और वो कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे सौंफ है। 1 चम्मच सौंफ को आप 1 गिलास पानी में थोड़ा बॉईल कीजिए। जब पानी क्वार्टर कम हो जाता है तो उसको छान के सिप करके पीना है, यानी घूंट करके पीना है। दूसरा, इलायची, छोटी इलायची होती है, उसमें 3-4 इलायची के दाने निकाल के कूट के मुंह में रखना है और चूसना है। आप देखेंगे कि आपका उल्टी की टेंडेंसी और पेट का दर्द उससे कम होना शुरू हो जाता है। तीसरी बात मैं आता हूँ नेचुरोपैथी पर। पेट में दर्द भी है, लूज मोशन भी लगे हैं, उल्टी भी हो रही है, आपने ये सब कर लिया, नहीं आराम हो रहा, तो आप क्या करें? तो अब आपने क्या करना है? टॉवल लेनी है, तौलिया लेनी है, ठंडे पानी, यानी जो टेम्परेचर इस समय मौसम का है उससे टेम्परेचर और कम होना चाहिए, थोड़ा बर्फ़ भी डाल सकते हैं, उसमें टॉवल को डीप करके हल्का सा निचोड़ कर तय करके पेट के ऊपर रखना है आधा घंटा 40 मिनट के लिए। आप देखेंगे कि वो चमत्कार होता है, और आपका पेट का दर्द, आपकी उल्टी टेंडेंसी, उल्टी होना, और आपके लूज मोशन में कमी आ जाती है। ये पॉसिबल है, ऐसा होता है, और आप लोग इस मौसम में ऐसा कर सकते हैं। ये सब बातें आप ध्यान रखिए, अपने भी ध्यान रखिए, दूसरों को भी बताइए। हमारा ये INO का पेज आप लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें, और ऐसे ये कार्यक्रम हमारे लगातार अभी शुरुआत, जैसा आनंद जी ने आज बताया कि ये प्रत्येक दूसरे रविवार, महीने के दूसरे रविवार और महीने के अंतिम रविवार को वार्ता 3 कार्यक्रम चलता रहेगा।
आप लोग देखते रहें, जुड़ते रहें और इसकी स्वास्थ्य का लाभ लेते रहें, फ़ायदा लेते रहें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हम कामना करते हैं। और ऑलमोस्ट मेरा टॉपिक लगभग पूरा हो गया है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, है ना? लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम है इंटीग्रेटेड मेडिसिन, यानी एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, सिद्धा, ये सब सिस्टम की आवश्यकता है। स्वस्थ होने के लिए आपको इमरजेंसी है, आपकी टांग टूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसमें आपको केवल एलोपैथी बचा सकती है, तो आपको उसके शरण में जाना चाहिए। बिल्कुल वैसा ना सोचे कि नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये सब कर लिया मैंने, ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मैंने डॉक्टर की दवाई नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं। पहले अपने आप को स्वस्थ करना है। आप एक बार उसको सेटल कर लीजिए, जब आप ठीक हो जाते हैं उसके बाद आप नेचुरोपैथी या होम रेमेडी जो भी अपनानी है अपनाइए। लेकिन इमरजेंसी में एलोपैथी का सहारा जरूर लेना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा बहुत से डॉक्टरों का मानना है। हमें इंटीग्रेटेड सिस्टम से काम करना है, हमें रोगी को स्वस्थ करना है, रोगी का जीवन बचाना है। रोगी का जीवन पहले है और ये सब चीज़ें बाद में है। पहले उसको ठीक कीजिए, जब वो ठीक होगा तो उसके बाद उसके बाकी मैनेजमेंट के लिए आप दूसरी चीज़ें अपनाइए, जो भी आपको अपनाना है। योग करिए, आयुर्वेद करिए, यूनानी करिए, सिद्धा करिए, नेचुरोपैथी करिए, जो करना वो करिए। लेकिन पहले रोगी को उस समय उसको सेटल कीजिए, उसको ठीक कीजिए, और उसके लिए हमें जो भी पैथी अपनानी पड़े हमें अपनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। हमारे सब जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिलती रहती है, inosurya.com, www.inosurya.com, ये हमारी वेबसाइट है। सारी जानकारियाँ इस पर उपलब्ध रहती हैं। ये हमारा पेज है जिसको आप देख रहे हैं, आई नो सूर्या फेसबुक पेज हमारा। इसको आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी जानकारी आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरा नंबर है 9953882605। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 9953882605। और कभी कोई ऐसा दिक्कत रही जो मैंने आपको बताया समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और हमसे जुड़िए, हमारे इस मिशन में हमारे साथी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। हरि ओम।